नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। केजरीवाल का बड़ा दाव, छोड़ेंगे मुख्यमंत्री का पद। आपके संयोजक ने कहा कि कल देंगे त्यागपत्र, मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम। देखिए दिल्ली की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों का नाम आबकारी नीति घोटाले, शराब नीति घोटाले में आया। अब ये कहते हैं कि तथाकथित है, ये झूठा आरोप है सब। और ईडी सीबीआई ने काफी जांच भी की है। अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब आगे क्या होगा वो तो आगे आने वाले समय में मालूम चल जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री पद के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 164 का में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल या उपराज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। और हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम भी करता है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ और उपराज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। देखिए एक ऐसा व्यक्ति भी आप मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, जो आप देखते हैं कि विधानसभा का सदस्य भी नहीं है और लेकिन उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय सीमा के भीतर यानी कि 6 महीने के भीतर उसे राज्य में विधानसभा का सदस्य बनना होगा। अगर नहीं बनता है तो उसे मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। और देखिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है और राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में उसके पास बहुमत होता है। तो ये भी याद रखिएगा। बाकी देखते हैं आने वाले समय में मालूम चल जाएगा क्या होता है। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी, याद रखिएगा। देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। केंद्र सरकार ने देश में जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जातीय जनगणना पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसके जरिए नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक सौगणना पोर्टल तैयार किया है जिसे अभी लॉन्च नहीं किया गया है। पूरी जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनवीए की प्रक्रिया पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। और देखिए हम लोग बात करें जनगणना की तो 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी। 1881 से नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। हर 10 साल में होती है ना। सजा में छूट पाने के लिए गलत बयानों पर आप देखते हैं कि बयान पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। दोषियों की संपूर्ण समय पूर्व रिहाई हासिल करने के लिए वकीलों द्वारा अदालत याचिकाओं में बार बार गलत बयानी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब वह ऐसे मामलों से दो चार होती है तो उससे विश्वास डगमगाता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हालिया में एक आदेश में अपनी चिंता दर्ज की है। कोर्ट ने कहा कि इस अदालत में बड़ी संख्या में ऐसी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं जिनमें सजा में स्थायी छूट नहीं प्रदान करने के बारे में शिकायत की गई है। यह आप देखिए राजग सरकार के वर्तमान कार्यकाल में ही लागू होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, सूत्रों जताया विश्वास, इसे सभी पार्टियों को का प्राप्त होगा समर्थन। लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में प्रमुख भी थी यह घोषणा। देखिए एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे ये रहेगा कि हर 5 साल में आप देखते हैं कि चुनाव होते हैं ना, वो तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में आप देखते हैं होते रहते हैं, यहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहां चुनाव हो रहे हैं, तो उन सबको एक साथ करवाने की बात हो रही है और 5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दे रहे हैं घुसपैठियों को संरक्षण, मोदी जी कह रहे हैं। देखिए और झारखंड में आप देखिए जमशेदपुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, झामुमो और राजद को निशाने पर लिया है और कांग्रेस को बताया देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी। एक और बात आप लोगों को बता दूं, क्या है ना, जमशेदपुर में आप देखिए रविवार को आयोजित
परिवर्तन महारैली के दौरान प्रधानमंत्री साहब, झारखंड में अब चुनाव आ गया। चुनाव आ गया तो आप देखते हैं कि राजनीति होगी, नॉर्मल सी बात है। एक बार आप लोग झारखंड चलिए, ये है झारखंड, रांची इसकी राजधानी है। और आप देखिए कि 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था, बिहार से लग करके। इसकी सीमा अलग उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार से लगती है। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। चुनाव आयोग के बारे में भी याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख यही करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मेलबर्न विश्वविद्यालय भी देश में देगा दस्तक, दिल्ली में खोलेगा केंद्र। विदेशी विश्वविद्यालयों का देश में दस्तक देने का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भी देश में अपना एक केंद्र बनाने का फैसला लिया है, जो दिल्ली में स्थापित होगा। और इसके जरिए विश्वविद्यालय सभी शैक्षणिक व शोध गतिविधियां संचालित करेगा। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय इसी हफ्ते आधिकारिक घोषणा करेगा। और हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, सीएम का दावा पेश करूंगा, ये आप देखते हैं विज कह रहे हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अनिल विज ने कहा है, क्योंकि आप देखते हैं 90 सीटें हैं यहाँ। कहाँ? हरियाणा में आपकी चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। यहाँ भी आपके विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ना, उसी की बातें हो रही हैं। देश के हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र। एमएमसी पोर्टल पर एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। देश के 13 लाख से अधिक डॉक्टरों के बारे में मिल सकेगी जानकारी। और एनएमआर पोर्टल पर मिलती हैं कई सुविधाएं और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। आप देखते हैं इनमें आवेदन को ट्रैक करने, लाइसेंस निलंबित करने और एनएमआर आईडी कार्ड और डिजिटल डॉक्टर प्रमाण पत्र जारी करने की क्षमता शामिल है। इसमें मोदी 3.0 के लिए तैयार था ट्रक, 100 दिन में ही पकड़ी सरकार ने रफ्तार। पीएम मोदी ने जन्म तिथि पर कल पूरे हो रही नई सरकार के 100 दिन और 6 माह पहले शुरू हो गया था तीसरे कार्यकाल के लिए होमवर्क। कई महत्वपूर्ण निर्णय से मिला संदेश। विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी, किसान के हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। चलिए बाकी देखते हैं क्या होता है। ये आप देखिए किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी पहले आ चुकी है ना, उसी की बात हो रही है। ये सब आप देख लेंगे। 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए। अब आप देखिए, इसलिए कहते हैं थोड़े पढ़ लिख लीजिए और जागरूक रहिए। छत्तीसगढ़ में जादू टोने की संदेह में परिवार के 5 लोगों की हत्या। अब क्या बोले हम इस पर, बताइए। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आज के समय में एक सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर आपके वनडे एग्जाम हो, और देखिए सबको मालूम है कि क्या क्या पढ़ना है। इस पर मैं ज्यादा जोर भी नहीं देता हूं। मैं तो कह देता हूं कि सिलेबस उठाइए, उसका एक एक शब्द जिन किताबों से आपका कंप्लीट हो रहा है उन किताबों को आप पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देता हूं कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप देखते हैं अगर ये नहीं है ना मालूम तो लोग अंबार लगा लेते हैं किताबों का, न्यूज़पेपरों का, और टाइम बर्बाद करते रहते हैं। वायु प्रदूषण की निगरानी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने निकाला टेंडर। 30 सितंबर तक मांगे गए प्रस्ताव 1 वर्ष के अनुबंध पर निजी एजेंसी को दिया जाएगा रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी का काम। और शुरू होने के कुछ माह बाद ही विवादों में हो गई थी बंद। दिल्ली सरकार ने 2021 में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले स्रोतों की पहचान करने और नीतियां बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ रियल टाइम अपॉर्चमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया था ना। और दिल्ली में आप देखते हैं सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी प्रदूषित हवा हो जाती है। अब जो जनगणना की बात हो रही है ना, जनगणना के लिए 31 सवाल तैयार किए गए हैं। और आप देखिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने जनगणना के दौरान पूछे गए
पूछने के लिए 31 सवाल तैयार किए गए। इसमें पूछा जाएगा कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं और परिवार का मुखिया महिला है क्या। इसके अतिरिक्त परिवार के मुखिया अगर SC ST हैं तो यह जानकारी भी मांगी जाएगी। पूछेंगे कि एक परिवार के पास एक टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या फिर स्मार्टफोन है या नहीं। उनके पास वाहनों में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर कार, जीप या फिर वैन है या नहीं है। पूछेंगे आप कौन सा अनाज अधिक खाते हैं। उनके पेयजल, बिजली, शौचालय, गंदे पानी की निकासी, रसोई और रसोई में LPG PNG आदि की उपलब्धता का भी जानकारी मांगी जाएगी। महिला आरक्षण भी जनगणना पर निर्भर है। देखिए, आप देखते हैं कि पिछले वर्ष संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन भी इसी 10 की जनगणना से जुड़ा है। लोकसभा और लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने संबंधी कानून इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के बाद लागू होगा। जनगणना के तहत घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का कार्य 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और निर्मला सीतारमण ने की थी डिजिटल जनगणना की घोषणा 1 फरवरी 2021 को। और वित्त मंत्री सीतारमण ने देश में डिजिटल जनगणना किए जाने की घोषणा की थी। साथ ही बजट में इसके लिए 3,726 करोड़ रुपए भी आवंटित किए थे। जुलाई 2021 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया था कि कोरोना महामारी की वजह से 2021 की जनगणना और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है और ऐसे की जाएगी जनगणना। तो जनगणना पोर्टल खुल जाने के बाद व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है और अपना विवरण भर सकता है। जनगणना पोर्टल में व्यक्तियों को जनसंख्या गणना के लिए फॉर्म करना होगा और विभिन्न विकल्पों को भरने की स्क्रीन पर कोड डिस्प्ले होंगे। एक बार 100 गणना हो जाने के बाद मोबाइल पर एक पहचान संख्या भेजी जाएगी। जब जनगणना कर्मी घर घर जाएंगे तो उनके साथ वह ID नंबर साझा किया जा सकता है जो पहले से भरे हुए सभी डेटा को अपने आप ऑनलाइन सिंक कर देगा। अच्छी बात है। अब देखिए, जो विश्वविद्यालयों की हमारे देश में शाखाएं खुल रही है ना, उससे क्या रहेगा, एक तो रहेगा अध्ययन के लिए जो छात्र जाते थे हमारे यहाँ से, वो रुकना बंद हो जाएगा। और शिक्षा में क्या सुधार होगा ये तो आने के बाद ही मालूम चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया हिंदी कहावत कोष का दूसरा संस्करण। ये आर्थिक कुप्रबंधन से निकलने की राज्यवार नीति को प्राथमिकता। राज्यों को तत्कालिक और दीर्घकालिक कदमों में एक साथ काम करने की जरूरत है। खर्च घटाने के साथ साथ निवेश, जमीन के व्यवसायीकरण जैसे कदमों पर विचार करने की बात हो रही। मुफ्त में कोई और सेवा दी तो स्थिति बदतर होगी, RBI कह रही है। और देखते हैं ना ये नेता क्या करते हैं, पार्टियां क्या करती हैं कि हमारी सरकार बनी, हम चुनाव जीते तो ये कर देंगे, हम ये दे देंगे, ये फ्री का दे देंगे, उन्हीं की बात हो रही है। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में कल चलेगा एक पेड़ मां के नाम अभियान। 17 सितंबर को PM मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया जाएगा कीर्तिमान। सितंबर तक 80 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य है और अब तक आप देखिए रोपे के 70 करोड़ पौधे। अच्छी बात है। भारत ने तूफान प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को तत्काल मदद भेजी। पड़ोसी देशों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च हुआ है। ये आप देखते हैं कि पूछ लेता है कई बार कि ये सद्भाव जो ऑपरेशन सद्भाव है किससे जुड़ा हुआ है। और ये आप देखेंगे कि भारत ने अभी जो हमारे पड़ोसी में आपका तूफान आया था इसमें मदद पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। म्यांमार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। वायुसेना में अगले वर्ष तक तेजस AF मार्क 2 शामिल होगा। वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 334 तेजस खरीदने की योजना बनाई है। अच्छी बात है। इसमें आप देखेंगे या आप देखते हैं कि यह मिसाइल अप्रोच चेतावनी प्रणाली जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस है। उम्मीद है कि अगले दशक में LCA मार्क 2 मिराज 2000 जगुआर और MiG-20 जैसे पुराने विमानों की जगह ले लेगा। तारनी जहाज से विश्व परिक्रमा करेंगी नौसेना की 2 महिला अफसर। 3 वर्ष से कर रही है इसकी तैयारी। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और दिलनाके
दोनों पिछले 3 वर्षों से विश्व परिक्रमा के अभियान के लिए तैयारी कर रही हैं। अच्छा रे। नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन कल से होने जा रहा है ना, लखनऊ में। प्रदूषण फैला रही निगमों की पुरानी बसें, ईवी किट है विकल्प। पर्यावरण की चिंता में स्क्रैपिंग नीति को प्रोत्साहित कर रही सरकार की व्यवहारिकता पर भी नजर। सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों की कमी के बीच वाहन निर्माता कंपनियों को नई तकनीक का सुझाव भी दिया जा रहा है। अब आप देखिए, ये राजनीति की बातें हैं, और मैंने कहा ना आप लोगों से, देखिए इसी न्यूज़पेपर को हम लोग देख लेते हैं। अब इसी में आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं भरमार खबरें हैं, लेकिन काम की कुछ ही खबरें रहती हैं, ना के बराबर आप लोग कह लीजिए। और इसीलिए इस न्यूज़पेपर को मैं पीडीएफ के रूप में आपको दे देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, आपको पढ़नी है, सभी खबरें पढ़ते रहिए, लेकिन जो काम की रहती हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी राजनीति की बातें हो रही, यहाँ से वहां जाना, नेताओं का बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब देखते रहेंगे आप लोग। अब जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी, उसी की बात हो रही। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि वारदात के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा है, और देखिए डॉक्टर हड़ताल भी कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं होती हैं, इनकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और मैं कह रहा हूं कि हर हाल में आप देखते हैं कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम सीख मिले और लोग सोचे, उनकी रूह थर्राए। या आप देखिए, कोटे पर राहुल की टिप्पणी संविधान विरोधी मानसिकता है। ये आप देखते हैं कि कौन कह रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं, जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। ये नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए आवंटित 3 लाख करोड़ रुपए, आप समझ लीजिए। ये आप देखिए, मोदी जी ने कुछ घोषणाएं की है ना अभी। और आप देखिए, महाराष्ट्र के बधावन में मेगा पोर्ट को मंजूरी। यह दुनिया के शीर्ष 10 पोर्ट में शामिल होगा। 25,000 गांव के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों व पुलों की निर्माण व अपग्रेडेशन में स्वीकृति। लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सिनखुन ला सुरंग का आधारशिला रखी। 8 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी, जिसमें 4.42 करोड़ मैन डेज रोजगार पैदा होगा। बंगाल के बागडोगरा व बिहार के बेहटा में नई सिविल इनक्लेव को स्वीकृति। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा है, जिसमें 12 करोड़ किसान लाभान्वित। 14,200 करोड़ रुपए के खर्च से 7 प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी। टैक्स राहत, 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। सरकारी कर्मचारियों के यूनिफाइड पेंशन योजना स्कीम और युवाओं में रोजगार व कौशल को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए पैकेज का। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 90 लाख से अधिक का स्वयं सहायता समूह। ये मुस्लिमों ने वक्फ संशोधन बिल किया खारिज। अब आप देखते हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल 2024 आया हुआ है ना, जेपीसी को जो भेजा गया संयुक्त संसदीय समिति को, उसी में सुधार करने की बात हो रही, उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। मोदी देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन को आज गुजरात में दिखाएंगे हरी झंडी। और ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर को मेट्रो का तोहफा और गिफ्ट सिटी जुड़ेगी मेट्रो रेल सेवा से। यह है गुजरात, आपका गांधीनगर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं मोदी जी, याद रखिएगा। और यहाँ अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, कौन है आज, यहाँ है भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। विधानसभा में 182 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। खुले जंगल में अभी नहीं छोड़े जाएंगे चीते। कूनू में कल चीतों के पुनर्वास को 2 वर्ष हो रहे हैं पूरे। केंद्रीय वन मंत्री ने चीता सफारी तैयारी करने का प्रस्ताव बनाने का दिया था निर्देश। चीता प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से मांगे 19.76 करोड़ रुपए। बिहार के अरवल में 2 वर्ष से 7 अस्पताल लापता हैं, योगदान के लिए ढूंढ रहे हैं चिकित्सक। 2019 में सरकार ने जिले में 9 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की दी थी स्वीकृति। 3 वर्षों में चालू करना था केंद्र। ये आप देखिए, पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल है से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में बहुत कुछ होता रहता है इस तरह का।
अब आप देखिए मानसून का समय चल रहा है तो बाढ़ बाढ़ की खबरें खूब देखने को मिल रही हैं। केरल में नेपा वायरस संक्रमण से एक की मौत हो चुकी है, देख लीजिए। असमानता व छुआछूत को रोकने के लिए स्वयंसेवक आगे आए, ये हम कौन कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो एक हिंदू राष्ट्र हिंदूत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। ई कॉमर्स कंपनियों की त्योहारी सेल स्थगित करने का आग्रह किया गया है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने, आप देखते हैं, ये किया। ये प्रदर्शनकारियों के हाथ में अत्याधुनिक हथियारों से मणिपुर में पुलिस चिंतित है। ये आप देखिए मणिपुर में, आप देखिए इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। कहा जा रहा है कि इन्हें जो आधुनिक हथियार मिल रहे हैं हो सकता है दूसरे देशों के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये चिंता की बात है। पीएम मोदी ने अभियंता दिवस पर इंजीनियरों को दी बधाई। जल वितरण व भूजल की बर्बादी रोकने में तकनीक बनेगी सहायक। प्रगति मैदान में आयोजित वाटर एक्सपो में सामने आए नवोन्मेष। उद्योगों में 99% पानी का होगा उपयोग। बूंद बूंद बचाना हो लक्ष्य होगा इसका। नदी जल गुणवत्ता निगरानी सिस्टम की बातें भी हो रही हैं। सही बात है। ट्रायल में देरी विलंबित न्याय है। कानूनी कहावत है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। हाल में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी को लेकर जांच एजेंसी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए आधार पर जमानत दे दी कि 17 महीने बाद भी मामले में ट्रायल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी यही तो मुद्दा बना रही है। वो कह रही कि 17 साल से आप लोग हमारे नेताओं को गिरफ्तार किए हुए हैं। अगर हमारे नेता ने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा दीजिए ना, क्यों इतना देरी की जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि सभी मामलों में ट्रायल में देरी के लिए सिर्फ जांच एजेंसियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं जिनके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण वर्षों तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। आरोपी जमानत पर घूमता रहा। कई मामले राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अदालती प्रक्रिया के बीच ही दम तोड़ रहे हैं। आखिर ट्रायल में देरी से किसको फायदा होता, जांच एजेंसी को या फिर आरोपित को। यह बड़ा सवाल है कि आखिर न्याय मिलने में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है, जांच एजेंसियों की कोताही, अदालतों में लंबा खिंचता ट्रायल, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी। इस बात की पड़ताल आज की मुद्दा है। देखिए, जांच की समय सीमा से बाहर की जाए स्टे की अवधि। सुप्रीम कोर्ट का कह चुका है कि स्टे की अवधि की जांच की समय सीमा की अवधि में ना गिना जाए। इस सिद्धांत को नए आपराधिक कानून 2023 में लागू किया जा सकता है। इससे व्यवस्था और प्रभावी आप देखते हैं कि बनाया जा सकता है। इससे ये भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसे। तो नए आपराधिक कानून 2023 का लक्ष्य तेजी से जांच पूरी करने, एक तय समय सीमा में पीड़ित को न्याय दिलाना है। मामले का तेजी से ट्रायल का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। तेजी से ट्रायल का अधिकार भी इसी से जुड़ा हुआ है। नए आपराधिक कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों के निस्तारण को भी प्राथमिकता देते हैं। समस्या यह है कि नए कानून ऊपरी अदालतों द्वारा पारित किए गए अंतरिम आदेश की वजह से ट्रायल में होने वाली देरी की समस्या का समाधान नहीं करते। मेरी राय में इस समस्या के समाधान के लिए संविधान के अनुच्छेद 226(3) में मौजूदा प्रावधान की तरह ही एक प्रावधान की जरूरत है। यह प्रावधान कहता है कि जब हाईकोर्ट द्वारा निषेधाज्ञा, स्टे या फिर किसी अन्य साधन से एक पक्ष के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो वह पक्ष ऐसे में आदेश को हटाने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है और अदालत को तय शर्तें पूरी होने पर 2 सप्ताह के अंदर ऐसे आवेदन का निस्तारण करना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि यह न्याय के अनुरूप होगा। मजिस्ट्रेट द्वारा अदालती कार्रवाई की योग्य समन के मामले में के.एम. मैथ्यू बनाम, याद रखिए करिएगा मामले, के.एम. मैथ्यू बनाम किरम राज्य और अन्य मामले 1992 में मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा और कैलाश चौधरी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1993 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए कानून के तहत आरोपित को समन की वैधता के खिलाफ अपील की अधिकार होना चाहिए।
दुर्भाग्य से अदालत ने प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल अन्य 2004 के मामले में इस फैसले को खारिज कर दिया है। मेरा यह भी मानना है कि अगर आखिरी लक्ष्य अदालतों के कानूनी के जरिए न्याय करना है तो मजिस्ट्रेट को भी कुछ निश्चित आधारों पर समन वापस लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारतीय न्यायपालिका ने ऐसे कई मामलों का निपटारा की जिसमें स्टे ऑर्डर से ने जांच को प्रभावित किया था। सीआरपीसी के तहत इसी तरह के मामले कुछ गाइडेंस मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य बनाम शरद चंद्र विनायक डोंगरे 1955 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस अवधि में स्टे ऑर्डर प्रभावित था उस अवधि को चार्जशीट फाइल करने के समय की सीमा में नहीं गिना जाना चाहिए। इस सिद्धांत को नई आपराधिक कानून 2023 में सुझाव के साथ लागू किया जा सकता है कि स्टे की अवधि को जांच की तय समय सीमा से बाहर रखा जाए। और कॉमन आप देखिए काज बनाम भारत संघ 2008 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय समय सीमा में जांच और ट्रायल की जरूरत पर जोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के निस्तारण में ज्यादा देरी न्यायिक तंत्र के प्रभाव को कम करती है। या आप देख लीजिए, मिलकर काम करें जांच एजेंसियां और अदालतें। तो आप देखिए, हाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण मामलों में जमानत का निर्णय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपी लंबे समय से जेल में है, किंतु अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी द्वारा अंतिम अभियोजन शिकायत या अंतिम आरोप पत्र दाखिल न किए जाने के कारण आरोपी जेल में ही रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप मुकदमा शुरू नहीं हो पाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि इससे आरोपित के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और इसलिए उसे जमानत दे दी गई है। आम धारणा यह है कि खराब जांच के कारण अपराधी मामलों में बरी हो जाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में केवल जांच एजेंसियां ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें अभियोजन पक्ष, CFSL जैसी वैज्ञानिक सहायता प्रणाली और बचाव पक्ष के वकील, अदालतें और जेल भी शामिल हैं। और ये सभी एजेंसियां जेल को छोड़कर किसी न किसी तरह से न्याय में देरी में योगदान देती हैं। सबसे पहले जांच एजेंसी में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण जांच अधिकारी पर काम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे जांच में देरी होती है। खासतौर पर थानों में तैनात पुलिस अधिकारी जांच करने के अलावा कानून व्यवस्था प्रबंधन, इलाकों में गश्त सहित कई अन्य काम भी करते हैं। जांच को कानून व्यवस्था से अलग करने की जरूरत। दूसरा, फॉरेंसिक रिपोर्ट, साइबर फॉरेंसिक और वित्तीय विश्लेषण रिपोर्ट आने में भी काफी समय लगता है और आप देखते हैं कि कभी कभी 2 से 3 साल तक लग जाते हैं और इन रिपोर्टों में देरी के कारण जांच को अंतिम रूप देने में देरी होती है। हमें निश्चित रूप से और अधिक प्रयोगशालाओं की जरूरत है। तीसरा, सीमा पार जांच में बहुत समय लगता है। ऐसे मामलों में लेटर रोगेटरी की प्रक्रिया के जरिए विदेशी देश से सबूत हासिल किए जाते हैं और हालांकि कई बार जवाब 3 से 4 साल के अंतराल के बाद मिलता है। इसके बाद हम न्यायपालिका और बचाव के पक्ष में वकीलों की भूमिका के बारे में विश्लेषण करते हैं। एक विभिन्न अदालतों में 3.45 करोड़ लगभग आपराधिक मामले लंबित हैं। 16,694 जिला न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या के मुकाबले 5300 न्यायाधीशों की कमी है और न्यायाधीशों की कमी के कारण लंबी तारीखें लगती हैं और इस तरह मुकदमों में देरी होती है। देखिए, मुकदमे चलने में देरी, न्याय मिलने में देरी के जो मुख्य कारण है ना, उनको आप लोगों को नोट कर लीजिए ये सब न्यायाधीश। और आप देखते हैं कि दूसरा, वकीलों द्वारा बार बार स्थगन मांगे जाने से न केवल मुकदमों में देरी होती है बल्कि कई मामलों में यह खूंखार अपराधियों के लिए वरदान साबित होता है। इस अतिरिक्त समय का उपयोग गवाहों को धमकाने में किया जाता है जिससे उनका समझौता हो जाता है, आरोपित बरी हो जाते हैं। तीसरा, समन प्रक्रिया सेवा प्रणाली धीमी है और अधिकांश बार गवाहों को अंतिम समय पर समन प्राप्त होता है। उस समय तक वे उस शहर में नहीं होते हैं जहां उन्हें गवाही देनी होती है। चौथा, अदालत कभी कभी चल रहे जांच के दौरान हस्तक्षेप करती है और स्थगन आदेश जारी करती हैं जो अस्थायी रूप से जांच कार्रवाई को रोक देती है। आरोपी पक्षों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले ये हस्तक्षेप वर्षों तक खिंच जाते हैं क्योंकि हाईकोर्ट को लंबित संबंधित कानून मुद्दों को हल करने में समय लगता है। नतीजतन जांच एजेंसियों को अदालत द्वारा स्थगन हटाने के लिए तक इंतजार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए बीकानेर जमीन मामले की जांच ईडी कर रही है। इस मामले में महेश नागर नामक व्यक्ति ने 2019-20 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, स्थगन आदेश प्राप्त कर दिया। उसकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और परिणाम स्वरूप मामले की जांच रुक गई। इसी तरह 2G मामले में CBI और ईडी ने 2017-18 में सत्र न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के में अपील की थी जो अभी भी लंबित है। आपराधिक न्याय प्रणाली को कुशलता पूर्वक और सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए ताकि निर्दोषों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े और अपराधी या निहित स्वार्थ वाले लोग अपने लाभ के लिए प्रणाली का दुरुपयोग ना करें। ये भी आप देखिए, वर्षों तक ट्रायल का इंतजार करते हैं मामले।
और आइए अदालत में लंबित ऐसे मामलों पर नजर डालते हैं जिनमें वर्षों बीत जाने के बावजूद अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ये मामले आप लोग बता सकते हैं, इस तरह के टॉपिक पर आप कुछ लिख रहे हैं तो बता दिया करिएगा। नेशनल हेराल्ड मामला, तो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा अदालत में दाखिल केस में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। 2015 में से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को निजी तौर पर अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहने से छूट दे रखी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2023 में नेशनल हेराल्ड की 752 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी। अब आप देखिए 2G घोटाला, 2009 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 2011 में आरोप पत्र दाखिल किए। 2017 में सभी आरोपित बरी हो गए। सीबीआई, ईडी दोनों ने हाईकोर्ट में अपील की और 6 साल के इंतजार के बाद कोर्ट ने 2024 में कहा कि ईडी और सीबीआई की अपील सुनवाई होगी। अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। और बीकानेर जमीन घोटाले, 2016 में बीकानेर जमीन घोटाले में स्थानीय पुलिस एफआईआर के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। 2019 में इसमें रावत वाड्रा और उनकी माता से ईडी की पूछताछ के बाद एक अन्य आरोपित महेश नागर ने राजस्थान हाईकोर्ट में ईडी की जांच रोकने के आदेश दाखिल किए थे। हाईकोर्ट ने ईडी पर आरोपित के खिलाफ किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। 2022 में हाईकोर्ट ने इस ईडी की जांच रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है। ऐसे भी खत्म हो जाते हैं केस। तो आप देखिए कई मामले हैं, चर्चित केस हैं। अब आप देखिए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला, 1998 में सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। 2000 में चार्जशीट दाखिल की और आप देखते हैं 2006 में लालू प्रसाद यादव को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। तत्कालीन रापरक सरकार में रेल मंत्री के रूप में शामिल लालू प्रसाद यादव के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की इजाजत नहीं मिली। हालांकि बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन सीबीआई लालू यादव के बचाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील का अधिकार सिर्फ जांच एजेंसी को बताते हुए बिहार सरकार की हाईकोर्ट में अपील को खारिज कर दिया। वैसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक नई बेंच ने स्वीकार किया कि 2010 के फैसले में पुनर्विचार की जरूरत थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसकांड, 1993 में पैसे लेकर नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के मामले में 1996 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव समेत सभी आरोपों के खिलाफ 1997 में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल कोर्ट ने उनका संज्ञान भी ले लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने को सही ठहराया, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने संसदीय विशेष अधिकार का हवाला देकर आरोपितों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। वैसे 26 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती का एहसास हुआ। 2024 में नई संविधान पीठ ने पुराने फैसले को पलट दिया, लेकिन इसमें जेजेएम घूसकांड को संजीवनी नहीं मिल सकी। और इस बीच घोटाले के एक मुख्य आरोपित कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली केंद्र में कानून मंत्री भी रहे, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे। बोफोर्स घोटाला, 1986 की बात हो रही है। 1986 में हुए बोफोर्स घोटाले में 1996 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 1999 में चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 में राजीव गांधी और 2005 में हिंदुजा बंधुओं को केस से बरी कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने 2009 में क्वातोची के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी लगाई। 2011 में इसे अदालत ने स्वीकार किया, लेकिन राजीव गांधी हिंदुजा बंधुओं को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने 12 वर्ष तक अपील नहीं की। 2017 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, लेकिन इससे इतने लंबे समय बाद दाखिल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आईएएस टॉपर ललित वर्मा फर्जी जन्मतिथि मामला, 1984 का ये मामला है। और 1984 बैच के आईएएस टॉपर ललित वर्मा पर आईएएस बनने के बाद यूपीएससी में जाकर अपने दस्तावेज में जन्म की तारीख बदलने का आरोप था। सीबीआई ने इस मामले में जांच कर ललित वर्मा के खिलाफ 2006 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन ललित वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से सीबीआई की चार्जशीट को ही निरस्त करा दिया, जबकि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है। सीबीआई ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर दिए गए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहा, लेकिन तत्कालीन सरकार से अनुमति नहीं मिली। इस मामले में ललित वर्मा बच निकला। सट्टम के लिए किस स्टडी का विषय हो सकता है? आप देखिए आरआरसीटीसी घोटाले में लंबे समय तक लटका रहा ट्रायल। 2016 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 2018 में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन रेल मंत्रालय के 3 आरोपित अधिकारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में तकनीक के आधार पर चार्जशीट का चुनौती दी और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर चार्जशीट का संज्ञान लेने से रोक लगा दी। 5 साल बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सीबीआई की चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू करने का इजाजत दी, तब जाकर ट्रायल शुरू हुआ। वाज कॉरिडोर घोटाले में एफआईआर को अवैध बताया गया।
2003 में ताज कॉरिडोर, ये आप देखिए, घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने 2007 में आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वरन ने सीबीआई को मायावती और नजीमुद्दीन सिद्दीकी की समेत समेत 3 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। और आप देखिए, ताज कॉरिडोर घोटाले के दौरान ही सीबीआई ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इसकी जांच की प्रगति रिपोर्ट देती रही। लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की एफआईआर को अवैध करार दिया। भूषण स्टील बैंक धोखाधड़ी केस, 2019 में बैंकों से 56,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ईडी ने केस दर्ज किया। अदालती पेंच में फंसकर 4 वर्ष तक जांच रुकी रही। और 2003 में आप देखिए, ईडी ने भूषण स्टील के प्रमोटर नीरज सिंघल और 2024 में कंपनी के 5 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए नीरज सिंघल को जमानत दे दी है। तो इस तरह की है व्यवस्थाएं, इसलिए सवाल भी होते रहते हैं। अब मध्य प्रदेश में अब जातियों के आधार पर नहीं बनेगी, आप देखेंगे, अपराधियों की हिस्ट्री शीट। ये अमेरिका से 5 वर्ष पहले ही क्वांटम कंप्यूटर बना लेगा भारत। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक व पद्म भूषण डॉक्टर विजय पांडुरंग भातकर लखनऊ में दी जानकारी उन्होंने। एक समय था जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन देश ने स्वदेशी तकनीक से न केवल सुपर कंप्यूटर परम बनाया, बल्कि अब क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दहलीज पर भी है। ये आप देखिए, 5,000 करोड़ का हुआ ऑडियो उपकरण बाजार। फेडरल रिजर्व के फैसले पर रहेगी निवेशकों की नजरें। विशेषज्ञ बोले, इस सप्ताह अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती तय है, इससे भारत जैसे उभरते बाजारों को मिलेगा लाभ। 18 सितंबर को होगी अमेरिका के केंद्रीय बैंक के फैसले की घोषणा। ब्याज दरों में आप देखिए 0.25 या फिर 0.50% तक की हो सकती है कटौती। ब्याज दरों में कटौती से भारत में निवेश में होगी बढ़ोतरी। 9 कंपनियों का पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। जल्द आप देखिए 700 अरब डॉलर के पास होगा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। और बीते सप्ताह पहली बार 83,000 के पास पहुंचा था सेंसेक्स। जीवन बीमा प्रीमियम पर कर की दर के लिए जियो में गठित हो गया है, मंत्रियों के समूह की बात हो रही है। स्टार्टअप्स के लिए नए पोर्टल की लॉन्चिंग आज होगी। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को स्टार्टअप के नए पोर्टल की लॉन्चिंग करेंगे। इस पोर्टल का नाम भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रखा गया है, रजिस्ट्री रखा गया है। भास्कर, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रहा है भारत। और आप देखिए 2026-27 तक 13% होगी ई दोपहिया की हिस्सेदारी वाहनों की। ग्राहकों की जरूरत के अनुरूप खुद को ढालें बैंक। नगदी जरूरतों के लिए मुद्रा प्रबंधन ढांचे में सुधार करेगा आरबीआई। आरबीआई ने कहा कि निकट भविष्य में चलन में मुद्रा की वृद्धि सकारात्मक रहेगी। 146.87 अरब नोट चलन में थे। 31 मार्च 2024 को सिक्कों की संख्या भी बढ़ी है। किराए में वृद्धि व कंटेनर की कमी चिंताजनक है। जीटीआरआई ने कहा कि भारतीय निर्यात के लिए यह बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बीते 1 वर्ष में दोगुना हुई माल ढुलाई की लागत। भारी छूट से त्योहारों में वाहन व इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री बढ़ी है। 30% तक छूट दे रहे हैं ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां। ओणम के दौरान दोपहिया की बिक्री 15 से आप देखते हैं कि 16% तक बढ़ी। ये जब तक आखिरी भेड़िया नहीं पकड़ा जाता तब तक टीमें रहेंगी। ये उत्तर प्रदेश में भेड़िया जिस तरह से उत्पाद मचाए हुए हैं, हंगामा, उसी की बात हो रही है। ऑनलाइन गेमिंग से निपटने के लिए बन सकती है अंतर विभागीय समिति। ये धान की जगह दूसरी फसलें उगाने से ऊपर आ जाएगा भूजल स्तर। फसलों का पैटर्न बदलकर हासिल कर सकते हैं 60 से 100 क्यूबिक किलोमीटर भूजल गर्भ। धान की खेती कम करने से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में को होगा लाभ। पानी की समस्या। एक ही पाइपलाइन से नेपाल को डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करेगा भारत। पूर्वी चंपारण जिले के छपरा वहास में इंडियन ऑयल का देश का पहला हिस्सा डिपो है, जहां पर यह व्यवस्था है। अभी नेपाल को डीजल की आपूर्ति हवाई जहाज के लिए भी यहां मिल सकेगा ईंधन। ये आप देख लीजिए। नेपाल है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। 2000 किलोमीटर दूर इजरायली पहुंची हाउती की मिसाइल। नेतन्याहू बोले जवाब देंगे। ये आप देख रहे हैं कि इजरायल हमास में चल रहा है लंबे समय से।
ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ये हम देखेंगे भारत है, यहाँ रूस यूक्रेन देखने को मिलेगा, यहाँ इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। शिक्षा पर भारतीय योजना को अपनाए पाकिस्तान, एशियाई विकास बैंक कह रहा है। एडीबी के अध्यक्ष की पाकिस्तान की निर्धारित यात्रा से पहले आई है सलाह, पीएम मोदी ने दी उल्लास योजना को मंजूरी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के लिए शिक्षा देने के इरादे से 5 साल की अवधि के लिए केंद्र पर आयोजित उल्लास योजना को मंजूरी दी है। भारतीय योजना का उद्देश्य केवल बुनियादी साक्षरता प्रदान करना नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के लिए नागरिकों का निर्माण करना, और जिनसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्य कौशल, स्वास्थ्य देखभाल समेत महत्वपूर्ण स्किल भी हैं। इसमें आप देखेंगे एडीबी के बारे में याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान में न्यायपालिका पर कतरने की तैयारी हुई है। पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है। इंग्लिश चैनल पर पार करने की कोशिश में 8 लोगों की मौत हो गई है। भारत और मालदीव ने अपने मतभेद सुलझा लिए। द्वीपीय देश के विदेश मंत्री ने जमीन ने माना कुछ गलतफहमियां थी। मुइज्जू जब से बने थे ना, तो भारत और मालदीव के बीच रिश्ते खराब चल रहे थे। मालदीव की राजधानी माले है। बांग्लादेश को $20.2 करोड़ की सहायता देगा अमेरिका। ये आप देखिए, यहाँ तख्ता पलट हो गया ना एक तरह से। महबूबा मुफ्ती जो थी, कौन, शेख हसीना की बात कह रहा हूं। शेख हसीना, महबूबा मुफ्ती तो हमारे देश की। शेख हसीना ने आप देखते हैं कि इस्तीफा देकर भारत में शरण ले चुकी है ना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश से। टेक अरबपति थे जेड इसाक मैन पहले प्राइवेट स्पेस वॉक के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। ताइवान को भूल, यूक्रेन पर अमेरिका की अधिक मेहरबानी पर प्रेफरेंस। चीन विमान वाहक पोत फुजियान के लिए फाइटर जेट का कर रहे हैं परीक्षण। नया विमान लंबे समय से प्रशिक्षित J-35 हो सकता है, जो चीन का अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। चीन के पास 2 विमान वाहक पोत हैं। लियाओनिंग सोवियत काल के जहाज का एक नया संस्करण है। ये भी देखते रहा करिएगा। आजकल ठगी काफी हो रही, याद रखा करिएगा। युवाओं को ठगने के लिए सैन्य क्षेत्र की फोटो के इस्तेमाल की आशंका ज्यादा देखने को मिल रही है, और बहुत सारे ठगी हो रही। बस लालच में मत फंसिए, थोड़े जागरूक रहिए। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। टूटे हाथ के साथ उतरे थे 1 सेंटीमीटर से खिताब चूकने वाले नीरज। ये आप देखते हैं कि भाला फेंक से जुड़े हुए हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। भारतीय पुरुष टीम ने अजरबैजान महिलाओं ने कजाकिस्तान को हराया शतरंज ओलंपियाड में। करो या मरो मुकाबले में हारे राजकुमार बालाजी। ये आप देखेंगे। सलीमा बनी पाक की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला एम्पायर। कुसमैनी बाल बचे। आप देखिए, भारतीय ड्राइवर कुसमैनी रविवार के यहाँ फार्मूला 2 रेस के दौरान एक गंभीर दुर्घटना से बाल बचे। एक कोरियाई चुनौती के लिए तैयार है भारत। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी ट्रॉफी का सेमीफाइनल। अब तक भारत टीम ने जीते हैं सभी मैच। या आप देखते हैं कि लाहिड़ी 12वें स्थान पर। भारत के अनिर्बान लाहिड़ी शनिवार को यहाँ दूसरे दौर में 1 ओवर 71 के स्कोर से 2024 के लिए गोल्फ आप देखते हैं चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर खिसक गए। मैसी के डबल से जीता मियामी। फुटबॉल की बात ही हो रही है। रियल मैड्रिड की जीत और दुलीप ट्रॉफी। भुई का शतक भी नहीं टाल सका भारत की हार। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में चेन्नई टर्बो राइडर्स का जलवा बरकरार है। अब राजस्थान में भी अब हिंदी में होगी MBBS की पढ़ाई, डॉक्टरी की। यह राजस्थान है, जयपुर इसकी राजधानी। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, ये भी याद रखिएगा। चलिए, विधानसभा सीटें कितनी है ये आप लोग बताइए। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं तो बताया करिएगा, चाहे कहीं से भी जानकारी ले लिया करिएगा। डर या गलतफहमी में सहमति से संबंध बनाना भी दुष्कर्म है, हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की। आजकल इस तरह के मामले खूब हो रहे हैं। हिंदी साहित्य में कृत्रिम बुद्धि बंधा। अभी हिंदी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया ना।
ये आप देखिए, कर्नाटक संगीत की देवी MS सुब्बलक्ष्मी, प्रमुख सम्मान भी मिल चुके हैं इन्हें। पद्म विभूषण 1954, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956, कर्नाटक संगीत का कलानिधि पुरस्कार 1968, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974, पद्म विभूषण 1975, इंदिरा गांधी पुरस्कार 1990, भारत रत्न 1998। ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर 2500 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। एक कर्नाटक ने रविवार को समानता एकता बंधुत्व के रूप में 2500 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाकर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया। इस श्रृंखला में लोक कलाकारों के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस माध्यम से लोगों ने लोकतंत्र के महत्व और इसके संरक्षण पर जोर दिया है। कर्नाटक सरकार ने दावा किया कि यह विश्व की लंबी मानव श्रृंखला है। विश्व रिकॉर्ड सत्यापन टीम इसका सत्यापन करेगी। वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी राज्य विधानमंडल और सचिवालय के सामने आयोजित कार्यक्रम में मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 2007 से लोकतंत्र के मूल्यों में उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की आयोजन किया जाता है। एक कर्नाटक है बेंगलोर, इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। अमन शांति का पैगाम लेकर कलियर पहुंचे पाकिस्तान के जायरीन। चलिए, केदारनाथ के लिए शुरू हुई द्वितीय चरण की हेली सेवाएं 2 ज्योतिर्लिंग को जोड़ेगी, देवघर और बनारसी वंदे भारत। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 46 देशों के बीच हुई संधि। 1987 में आज ही कर्नाटक के मॉन्ट्रियल शहर में 46 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें ओजोन को नष्ट करने वाले मानव निर्मित यौगिकों के उत्पादन और खपत को समाप्त करने पर सहमति बनी थी। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, यहाँ जनरल नॉलेज एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछ रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। पहली बार एस्थेटिक के रूप में किया गया कोकेन का इस्तेमाल 1884 में। आज ही अमेरिकी नेत्र रोग विशेषज्ञ कार्ल कोल्लर ने आंखों की सर्जरी के लिए पहली बार कोकेन का इस्तेमाल एनेस्थेटिक के रूप में किया था। बाद में इसके हाई डोज के दुष्प्रभाव को देखते हुए इसकी जगह डेट्राकाइन और पोपराकेन जैसे कम विषैले एस्थेटिक्स ने ले ली। भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार हैं लोक सुब्बलक्ष्मी, जिनके बारे में बताया ना। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका MS सुब्बलक्ष्मी का जन्म 1916 में आज ही तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। 11 वर्ष की उम्र में अपने पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी। 1929 में प्रतिष्ठित मद्रास संगीत अकादमी को भजन गाकर अपार प्रसिद्धि हासिल की। भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा सहित कई स्थानों की यात्रा की। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति दी। 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। ये ओजोन के बढ़ते स्तर से एशिया के वनों पर बड़ा प्रभाव। उष्णकटिबंधीय वनों में 11% की वृद्धि में कमी, कार्बन के अवशोषित होने पर प्रभाव। कार्बन को अवशोषित कर संग्रहित करने और वायु की बेहतर गुणवत्ता में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका। हर साल 290 मिलियन टन पैदा हो रहा है अप्रयुक्त कार्बन, ये भी याद रखिएगा। कार्बन निष्कासन में 17% की कमी की भी बातें हो रही है। तो ओजोन के बढ़ते स्तर से ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए, ओजोन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छी या बुरी हो सकती है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह वातावरण कहाँ पाई जाती है। और जहां पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन लोगों की सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को बचाती है, वहीं जमीन स्तर के करीब ओजोन पौधों और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। देख रहे हैं। रोमांच का विहंगम दृश्य। अमेरिका के नेवादा में मैक्सिकन स्वतंत्रता सप्ताह की अंतर्गत अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 306 रियाद सीजन नोचे नामक लाइव फाइटिंग का आयोजन किया गया। लॉस वेगास स्थित आयोजन स्थल स्फीयर में 15,000 वर्ग मीटर का विशाल काल स्क्रीन और 16,000 के हाई रेजोल्यूशन प्रोजेक्शन सिस्टम के साथ ड्यूक ने दर्शकों को रोमांच का लाभ उठाया। एंटोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने को बैक्टीरिया पर ध्यान काफी नहीं। अनुसंधान कह रहे हैं नई तकनीक क्रॉनिक किडनी के बिगड़ने की करती है भविष्यवाणी। आरहस्त विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक नई तकनीक विकसित की जो क्रॉनिक किडनी बीमारी के उपचार में एक बड़ी प्रगति के बारे में बात आती है। एडवांस कैंसर रोगियों में बेहोशी की हालत में दर्द कम करने में मददगार हैं 2 दवाएं। कैंसर कम करने
बढ़ने के साथ तेज दर्द के कारण रोगी का मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ने लगता है ना, तो उन्हीं की बात है। या आप देखते हैं कि शोधकर्ताओं के अनुसार और द्वारा अध्ययन में अनुसंधान हेलोपेरिडोल और लो लो लोराजेपम के आप देखते हैं कि संयोजन के साथ इलाज में अकेले हेलोपेरिडोल की तुलना में बहुत ही ज्यादा दर्द के लक्षणों को कम करता है। मगरमच्छ पर भारी पड़ा बुजुर्ग महिला का मुक्का, डोलोर्स पर मगरमच्छ ने अचानक कर दिया था हमला, न्यूयॉर्क की बात है। यह मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो करंट वाला टॉपिक है, आपकी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं करंट अफेयर्स के लिए, आपके एग्जाम के लिए, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।